हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। क्या है संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली, इसके बारे में हम टू द पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे। फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नेंस सिस्टम। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी समय खराब किए हुए। विश्व में शासन प्रणालियों या सरकारों का कई आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। अनेक आधारों पर शासन प्रणालियों एवं सरकारों का वर्गीकरण किया गया है। उसमें से एक आधार यह भी है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर सरकारों का दो प्रकार से मुख्य रूप से वर्गीकरण किया गया है, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। अब शक्तियों के केंद्रीकरण, जहां पर शक्तियां एक केंद्र में नहीं तो वो तो रहेगा एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम। और जहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, शक्तियों का फैलाव हो, तो आप कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम संघात्मक प्रणाली होगी। सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक व्यवस्था है, जहां पर शक्तियों का क्या है, केंद्रीकरण होता है। सभी शक्तियां एक केंद्र में नहीं होती है। जबकि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसे इंग्लिश में हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, जहां पर शक्तियों का क्या है, फैलाव है। अगली हम बात करें कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर ही शासन व्यवस्थाओं को संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन रूप में वर्गीकरण किया जाता है। यानी दूसरा हम सरकारों के वर्गीकरण का आधार पढ़ें तो दूसरा रहेगा हमारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विभाजित किया गया है। तो कई बार यहां से भी सवाल बने हैं कि संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के वर्गीकरण का आधार है, तो आप कहेंगे केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर इनका यह वर्गीकरण हुआ है। यदि आपके समक्ष सवाल आए कि अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो आप कहेंगे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। तो आइए सबसे पहले हम आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संघात्मक सरकार का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। संघात्मक सरकार, जिसे इंग्लिश में फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, यह अवधारणा संघ शब्द पर आधारित है। अंग्रेजी भाषा में संघ शब्द के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द फोइडेस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। इस तरह सावधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक सरकार एक समझौते पर निर्मित सरकार होती है। तो सबसे पहले आपको यहां महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना है कि संघात्मक सरकार को इंग्लिश में फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और संघात्मक सरकार संघ शब्द पर आधारित है और संघ शब्द के लिए इंग्लिश में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फोइडेस से बना है। फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोइडेस शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इस तरह संघात्मक सरकार की अवधारणा समझौते पर आधारित है, संधियों पर आधारित है। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक इकाइयां
कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार का गठन करते हैं और शेष विषयों में अपनी अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता कायम रखते हैं। यानी संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत अनेक इकाइयां, जिन्हें हम प्रांत कहते हैं, कि प्रांत कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार का गठन करते हैं और बाकी जो शेष उद्देश्य हैं, या आप उन्हें शेष विषय कह सकते हैं, उन पर अपनी अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता कायम रखते हैं। केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश का शासन चलाती है। इसके रहते वे भी प्रांतीय या प्रादेशिक सरकारों की स्वतंत्रता का लोप नहीं होता। कहने का मतलब यह रहेगा कि देश का संपूर्ण शासन व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, लेकिन जो प्रांतीय सरकार है, जो प्रांतीय इकाइयां हैं, उनकी स्वतंत्रता का लोप नहीं होगा। वे भी अपना शासन अपने अंतर्निहित विषयों के माध्यम से संचालित करती रहेगी। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान रूपी समझौते के तहत होता है। वेरी वेरी मोस्ट लाइन है कि संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान रूपी समझौते के तहत होता है। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्रों में सर्वशक्तिमान होती है। पाए दोनों ही सरकारें एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में प्रवेश से बचने के हर संभव प्रयास करती है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार अपने जिन विषयों पर उन्हें कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है संविधान के माध्यम से, उन्हीं विषयों पर वह कार्य करती है और उन्हीं विषयों के आधार पर वह अपना शासन संचालित करती है। वह एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में प्रवेश यानी उनके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने का हर संभव प्रयास नहीं करती। दोनों सरकारों का अस्तित्व संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित होता है। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, जिन विषयों को निर्धारित किया गया है, उनका ये विभाजन संविधान के माध्यम से होता है, न कि केंद्र सरकार के माध्यम से। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। संघात्मक सरकार दोहरी सरकार होती। इसमें केंद्रीय सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारें भी होती है। प्रांतीय सरकारों को अलग अलग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। कहने का मतलब यह है कि संघात्मक सरकार की अंतर्गत दोहरी सरकार होती है। इसका मतलब यह रहेगा कि केंद्र की अपनी सरकार होगी और प्रांतों की अपनी सरकार होगी। जैसे भारत के अंतर्गत बात करें तो भारत में एक केंद्रीय सरकार है और बाकी प्रांतीय सरकार है। केंद्रीय सरकार को भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां प्राप्त है। उसी प्रकार प्रांतीय सरकारों को भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां प्राप्त है। और ये सभी शक्तियां केंद्र व प्रांतों के मध्य संविधान के द्वारा विभाजित की गई है। ऐसी सरकारों में संविधान ही सर्वोच्च होता है। यानी संघात्मक सरकार की जो शासन प्रणाली है, वहां पर संविधान ही सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारें संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत ही देश का शासन चलाना होता है। इस प्रकार संघात्मक शासन वह है जहां संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और प्रांतों में बंटी हो। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जहां पर संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन हो केंद्र और प्रांतों की इकाइयों के मध्य। दोनों सरकारें स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रखें। संघात्मक शासन की सफलता के लिए सह अस्तित्व की भावना के आधार पर कार्य करें। यानी दोनों सरकारें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए एक सहयोगात्मक विचार पर अपना कार्य सुनिश्चित करती है। अब हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं के माध्यम से संघात्मक सरकार की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से भी कई प्रकार सवाल बने हैं कि यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो
तो मॉन्टेस्क्यू के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसी समझौता है, यानी संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं कि संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो यह परिभाषा मॉन्टेस्क्यू की है। अगली परिभाषा प्रमुख विधिवेत्ता डायसी की आती है। डायसी के अनुसार संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। डायसी महोदय क्या कहते हैं कि संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यह बात डायसी के द्वारा की गई। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब गवर्नर के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन होती हैं। यह सरकारें अपने अपने निश्चित क्षेत्र में सर्वोच्च होती हैं। उनका कार्य क्षेत्र संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है। तो यहां आपको महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में गवर्नर महोदय की परिभाषा है। संघात्मक व्यवस्था को भलीभांति परिभाषित करती है कि संघात्मक सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें, जिन्हें आप प्रांतीय सरकार कह सकते हैं, एक सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन होती है। यह सरकारें अपने अपने निश्चित क्षेत्र में सर्वोच्च होती हैं और उनका कार्य क्षेत्र संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। अगली परिभाषा कैसी वियर की है। इनके अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। कैसी वियर साहब कहते हैं कि संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं। आगे प्रमुख विद्वान आते हैं जेलेनिक। जेलेनिक के अनुसार एक संघात्मक कई राज्यों के मेल से बना हुआ है, यानी एक संघात्मक व्यवस्था कई राज्यों के मेल से बनी हुई है। एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है जो अपनी शक्ति संघ को बनाने वाले राज्यों से प्राप्त करता है। यानी संघात्मक व्यवस्था जो एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है जो अपनी शक्ति संघ को बनाने वाले राज्यों से प्राप्त करता है, प्रांतीय इकाइयों से प्राप्त करता है, क्योंकि संघ के प्रति वे राज्य इस तरह बंधे होते हैं कि एक सर्वोच्च सत्ता संपन्न संस्था का निर्माण हो जाता है। अगली परिभाषा हैमिल्टन की है। हैमिल्टन के अनुसार संघात्मक शासन राज्यों का एक समुदाय है जो एक नए राज्य का निर्माण करता है। यानी संघात्मक शासन राज्यों का एक समुदाय है जो एक नए राज्य का निर्माण करता है। यह बात हैमिल्टन के द्वारा कही गई है। इन परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व इकाइयों के मध्य संविधान या कानूनी सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। इन सभी आधारों का अध्ययन करने के बाद आप संक्षेप में कह सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व इकाइयों के मध्य संविधान या कानूनी सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए भी केंद्र व इकाइयां देश के संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी केंद्र और प्रांतीय इकाइयां हैं अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए संविधान के प्रति उनकी निष्ठा बनी हुई रहती है और केंद्र और प्रांतीय इकाइयां एक दूसरे के अधीन न होकर केंद्रीय व प्रादेशिक सरकारें एक दूसरे की
समन्वयक सहयोगात्मक बनी रहती है, यानी केंद्र और प्रांतीय इकाइयां एक दूसरे के अधीन नहीं होती है, वे सहयोगात्मक रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। आगे चलते हैं। संघात्मक सरकार संघवाद की अवधारणा पर आधारित है। संघवाद की जड़ें प्राचीन समय में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। आधुनिक समय में संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका में है, यानी वर्तमान समय में संघवाद का यदि आपको सर्वोत्तम उदाहरण बताना हो तो वह होगा अमेरिका कंट्री। पूर्ण संघवाद पर आधारित है अमेरिकी सरकार, अमेरिका की शासन व्यवस्था। विश्व में निरंतर संघवाद की प्रगति कर रहा है, यानी विश्व निरंतर संघवाद की ओर प्रगति कर रहा है। यद्यपि 1991 में सोवियत संघ के विघटन से संघवाद को करारा झटका लगा, यानी 1991 में सोवियत संघ के विघटन से संघवाद को करारा झटका लगा। लेकिन विश्व में संघवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें आसानी से उखाड़ना असंभव है, यानी संघवाद वर्तमान में अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है। आज हम भारत, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूगोस्लाविया, अमेरिका आदि देशों में संघवाद अपनी चरम सीमा पर है। संघवाद पूर्णतः विकसित हमें दिखाई देता है। तो आपको यह पॉइंट नोट करना है कि संघात्मक शासन व्यवस्था मुख्य रूप से किन देशों में पाई जाती है। संघात्मक व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अन्य देशों में बात करें तो भारत है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूगोस्लाविया है और अमेरिका। इन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली का विकास सर्वोत्तम रूप से हुआ है, भली भांति हुआ है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आपके समक्ष है, संघात्मक सरकार में संप्रभु सत्ता शक्तियों राज्यों या संविधान के पास ही रहती है, यानी संघात्मक सरकार में संप्रभु सत्तात्मक शक्तियां राज्य या संविधान के पास ही रहती हैं। संघात्मक सरकार में दोहरी शासन व्यवस्था होती है, केंद्र की अपनी अलग सरकार और प्रांतों की अपनी अलग सरकार। इसमें प्रांतीय व केंद्रीय सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए भी संघात्मक शासन को सफल बनाने में सहअस्तित्व के आधार पर कार्य करती है, सहयोगात्मक आधार पर कार्य करती है। चौथी विशेषता आपके समक्ष है, संघात्मक शासन में संविधान लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च होता है, यानी संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान लिखित होगा, कठोर होगा और सर्वोच्च होगा। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। संघात्मक सरकार दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित है। और दोहरी नागरिकता यूएसए इसका महत्वपूर्ण उदाहरण कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और संविधान लिखित है, कठोर है और सर्वोच्च है, यह भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रमुख विशेषता है। छठी विशेषता है, संघात्मक सरकार राष्ट्रीय एकता और प्रांतों की स्वतंत्रता का सामंजस्य स्थापित करती है, यानी संघात्मक सरकार राष्ट्रीय एकता और प्रांतों की स्वतंत्रता का सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संघात्मक सरकार में इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं होती। अगली विशेषता, संघात्मक सरकार द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करती है। जैसे भारत की ओर देखें तो भारत में राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। अमेरिका की ओर देखें तो अमेरिका में सीनेट उच्च सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न सदन है। अगली विशेषता,
संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र व सर्वोच्च होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि न्यायपालिका स्वतंत्र व सर्वोच्च होती है। अगली विशेषता, संघात्मक शासन में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय तो केंद्रीय सरकार के पास होते हैं तथा कम महत्व के विषय प्रांतीय सरकारों के पास होते हैं। अगली विशेषता आपके समक्ष है, संघात्मक सरकार स्वयं उत्पन्न नहीं होती बल्कि उसका निर्माण संवैधानिक प्रावधानों के अनुतहत किया जाता है। संघात्मक सरकार स्वयं उत्पन्न नहीं होती बल्कि उसका निर्माण संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है। संघात्मक शासन में केंद्र व इकाइयों के बीच समन्वय की भावना का पाया जाना ही संघात्मक शासन की सफलता का आधार है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। जिन राज्यों में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें पूर्ण संघात्मक राज्य कहते हैं। यानी ये सभी विशेषताएं संघात्मक शासन प्रणाली की, ये सभी विशेषताएं जिन राज्यों में पाई जाती हैं उन्हें पूर्ण संघात्मक राज्य कहते हैं। और पूर्ण संघात्मक राज्य का सबसे बेहतर उदाहरण यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली भली भांति विकसित हुई है, यानी सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका, जहां पर ये सभी विशेषताएं लागू होती हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आपकी नजर होनी चाहिए। एम बॉल ने कहा कि एक संघीय प्रणाली विश्व सरकार के लिए एक नमूना प्रस्तुत करती है। यह कथन एम बॉल का है, जिन्होंने कहा कि एक संघीय प्रणाली विश्व सरकार के लिए एक नमूना प्रस्तुत करती है। तो यह कथन आपकी नजरों में रहना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। किस विद्वान ने कहा कि एक संघीय प्रणाली विश्व सरकार के लिए एक नमूना प्रस्तुत करती है? एम बॉल ने। अगला सवाल, डायसी ने स्पष्ट किया कि संघीय संविधान एकात्मक संविधान की अपेक्षा अधिक कमजोर होता है। इसमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण से शीघ्र ही निर्णय, एक रूपता, दृढ़ता, सुचारुता तथा उद्देश्य की एकता का अभाव पाया जाता है। यानी डायसी महोदय कहते हैं कि संघीय संविधान एकात्मक संविधान की अपेक्षा अधिक कमजोर है। क्यों है? वो कहते हैं कि इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने से संघ सरकार जल्दी निर्णय नहीं कर पाती है, फास्ट डिसीजन नहीं ले पाती है, एक रूपता और दृढ़ता का, सुचारुता का तथा उद्देश्यों की एकता का अभाव इसमें पाया जाता है। तो यह परिभाषा भी आपकी नजरों में होनी चाहिए। अगली परिभाषा आती है ब्राइस की। ब्राइस ने कहा कि संघात्मक व्यवस्था नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाले व शक्तियों को निगलने वाले निरंकुश केंद्रीय शासन के उत्थान को रोकता है। बहुत ही अच्छी परिभाषा की है लॉर्ड ब्राइस ने, जिन्होंने कहा संघात्मक व्यवस्था नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाले व शक्तियों को निगलने वाले निरंकुश केंद्रीय शासन के उत्थान को क्या है? रोकने का कार्य करती है। तो यह परिभाषा ब्राइस महोदय की है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आपके नजरों में होना चाहिए कि आधुनिक समय में विश्व के लगभग 2 दर्जन देशों में संघीय सरकारें पाई जाती हैं, जिनमें आप कह सकते हैं भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, प्रमुख रूप से संघात्मक राज्य हैं। जिस प्रकार मध्य युग में सामंतवाद का युग था, इसी प्रकार आधुनिक युग में संघवाद का युग माना जाता है। तो यहां सबसे आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ये नोट करना है कि विश्व के किन किन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है। तो कई बार यहां से भी सवाल आया है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है या है? तो आप कह सकते हैं कि भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील ये राष्ट्र है जो संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था पर आधारित है, और अमेरिका सबसे बेहतर उदाहरण है।
भारत में 1967 के बाद सौदेबाजी का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इस कारण मोरिस जोन्स ने भारतीय संघात्मक शासन को सौदेबाजी का संघ कहा। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत में 1967 के बाद सौदेबाजी का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इसी कारण मोरिस जोन्स ने भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली को सौदेबाजी का संघ कहा है। डायरेक्ट सवाल आता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को सौदेबाजी का संघ किस विद्वान ने कहा? आपका उत्तर होना चाहिए मोरिस जोन्स ने। मोरिस जोन्स ने भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली को सौदेबाजी का संघ कहा है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान में ही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यानी भारत के संविधान में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसलिए भारत की संघीय प्रणाली की स्थापना का आधार सहकारी संघवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संघ सहकारी संघ है। तो यहां से भी क्वेश्चन आया है कि भारतीय संघ को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा है। भारत एक राज्यों का संघ है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इसे परिभाषित करता है। केसी वियर, इनका कहना है कि युद्ध और आर्थिक संकट संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर देता है। केसी वियर कहते हैं कि युद्ध और आर्थिक संकट संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। और केसी वियर, जिन्होंने भारतीय संघात्मक प्रणाली को अर्धसंघीय प्रणाली कहा है, यानी केसी वियर ने भारतीय संघात्मक प्रणाली को अर्धसंघीय व्यवस्था का है। यह भी फैक्ट आपकी नजरों में होना चाहिए कि भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक किसने कहा? केसी वियर ने। अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था की सफलता का कारण इकाइयों की भौगोलिक निकटता ही है। इसलिए गिलक्राइस्ट महोदय ने भौगोलिक एकता को राष्ट्रीय एकता स्थापित करने वाला तत्व माना है। यानी अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था की सफलता का कारण इकाइयों की भौगोलिक निकटता है। इसलिए गिलक्राइस्ट ने भौगोलिक एकता को, भौगोलिक निकटता को राष्ट्रीय एकता स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। अब हम एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एकात्मक सरकार के अंतर्गत शासन की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास ही केंद्रित रहती है। सारे देश में एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका ही होती है। यानी एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित रहती हैं और सारे देश में एक ही कार्यपालिका, एक ही विधायिका और एक ही न्यायपालिका होती है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है, शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। वहां शक्तियां केंद्र और प्रांतों की इकाइयों के मध्य बंटी हुई होती है और वहां पर केंद्र की अपनी सरकार होती है और राज्यों की अपनी सरकार होती है अलग। अगला बिंदु है, यदि भी प्रांतीय इकाइयों को केंद्रीय सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती, यानी एकात्मक शासन प्रणाली में प्रांतीय इकाइयों को केंद्रीय सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती है। यदि कोई शक्ति दे भी जाती है तो वह केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करती है। कहने का मतलब यह होगा कि जिस प्रकार संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है और उन्हें शक्तियां संविधान के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में
प्रांतीय इकाइयों को शक्ति महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है। यदि उन्हें शक्तियां दी जाए प्रांतीय इकाइयों को, तो वह शक्ति संविधान के माध्यम से नहीं दी जाती है, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें दी जाती है। यानी एकात्मक शासन प्रणाली में प्रांतीय इकाइयां अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त न करके केंद्र सरकार से प्राप्त करती है, केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं इकाइयां। तो आप इस लाइन को आराम से पढ़ सकते हैं कि प्रांतीय इकाइयों को केंद्रीय सरकार द्वारा कोई शक्ति नहीं दी जाती। यदि कोई शक्ति दे भी जाती है तो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करती है। उन्हें उन शक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग करने की छूट नहीं होती। यानी प्रांतीय इकाइयों को शक्तियों का स्वतंत्र उपयोग करने की छूट नहीं होती है, वह केवल अपनी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार के अधीन ही करती है। अगला पॉइंट, इस प्रकार इन सरकारों की कोई पृथक व स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। यानी एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों की कोई पृथक व स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इन सरकारों की शक्तियां का स्रोत संविधान की जगह केंद्रीय सरकार ही होती है। इन प्रत्येक लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से भी कई प्रकार सवाल बनते हैं कि कौन सी एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो प्रांतीय सरकार है उनका कोई पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। उनका पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, नहीं उन्हें अलग से कोई सत्ता प्राप्त होती है। यदि उनको शक्ति कोई प्राप्त हो तो वह संविधान से प्राप्त नहीं होती है। तो कहां से प्राप्त होगी? वह केवल केंद्र सरकार द्वारा ही प्राप्त होती है, और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग एक केंद्रीय सरकार के अधीन रहते हुए करती है, न कि स्वतंत्र रूप से। इस प्रकार इन सरकारों की कोई पृथक व स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इन सरकारों की शक्तियां का स्रोत संविधान की जगह केंद्रीय सरकार ही होती है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम एमसीक्यू के माध्यम से, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को और महत्वपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय या प्रादेशिक सरकारें केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि बनकर ही कार्य करती है। यानी एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय इकाइयां या प्रादेशिक सरकारें केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि बनकर ही कार्य करती है और देश के शासन संचालन में सहयोग देती हैं। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। एकात्मक सरकार अपने को प्रांतीय व प्रादेशिक सरकारों पर कम से कम निर्भर बनाने की कोशिश करती हैं, ताकि उसकी अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न न हो। यानी एकात्मक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार है जो प्रांतीय व प्रादेशिक सरकारों पर निर्भर नहीं रहती है। निर्भर क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उसकी अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो। अगला बिंदु क्या कहता है कि ब्रिटेन में इस प्रकार की सी सरकार है। यानी ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली वाली सरकार है। इसके अलावा फ्रांस व चीन में भी ऐसी सरकारें पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले कौन कौन सी कंट्री है जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है? तो ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद चाइना, जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस देश में शासन की सारी शक्तियां एक ही हाथ में हो तो वहां पर एकात्मक सरकार होगी। यानी जहां पर शासन की सारी शक्तियां एक ही हाथ में केंद्रित हो तो वहां पर क्या होगी? एकात्मक सरकार होगी। और जहां पर सारी शक्तियां संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य फैली हुई हो, उनका शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, तो वहां पर संघात्मक सरकार होगी। संघात्मक सरकार वाले प्रमुख देश की बात करें तो अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
जबकि एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की बात करें तो फ्रांस व चाइना है और ब्रिटेन प्रमुख रूप से। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हम एकात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषताओं की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। विलोबी के अनुसार एकात्मक सरकार में प्रथम बार तो सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं और वह सरकार जिस प्रकार उचित समझे इन शक्तियों का विभाजन स्वतंत्रता रूप से प्रादेशिक सरकारों में कर सकती है। विलोबी महोदय कहते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली में एकात्मक सरकार में पहली बार तो सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को दे दी जाती है, सौंप दी जाती है और वह सरकार यानी केंद्रीय सरकार जिस प्रकार उचित समझे तो इन शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र रूप से प्रादेशिक सरकारों में कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। आगे डायसी क्या कहते हैं कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा शासन की सर्वशक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। छोटी सी परिभाषा डायसी की कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा शासन की सर्वशक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। आइए अब हम एकात्मक सरकार की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। पहली विशेषता, एकात्मक शासन में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। यदि भी प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों को प्रांतों व इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है और उन्हें कुछ शक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें दे दी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार जब चाहे उन शक्तियों को वापस ले सकती है। इसका अर्थ यह है कि एकात्मक सरकार के पास शासन की सारी शक्तियां केंद्रित होती हैं। अपनी शक्तियों का बंटवारा प्रादेशिक सरकारों को भी करने में स्वतंत्र व सक्षम होती है। इस लाइन से हमारे सामने ये निष्कर्ष आता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। यदि भी केंद्र सरकार प्रांतीय इकाइयों को शक्तियां कुछ दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती हैं। यदि शक्तियां देती हैं तो उन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित होता है और उन शक्तियों को वापस लेने में भी केंद्र सरकार स्वतंत्र होती हैं। लेकिन जो प्रांतीय सरकारें हैं वह केंद्र सरकार के अधीन शक्तियों का उपयोग करती हैं। जब चाहे तब केंद्रीय सरकार उन शक्तियों को वापस ले सकती है। कहने का मतलब ये होगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है और प्रांतों के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। अगली विशेषता, एकात्मक शासन में प्रभुसत्तात्मक शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास ही रहती है। इसमें इकाइयों को प्रभुसत्तात्मक शक्तियां नहीं दी जाती। यानी एकात्मक शासन में संप्रभु शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास ही नीत रहती है और इकाइयों को प्रभुसत्तात्मक शक्तियां नहीं दी जाती। यानी केंद्र ही सबसे सर्वशक्तिशाली होता है। अगली विशेषता आपकी स्क्रीन पर रही। एकात्मक शासन में एकल या इकहरी नागरिकता पाई जाती है। जहां हमने देखा कि संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती थी, वहीं एकात्मक शासन प्रणाली में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। इसमें केंद्र व प्रांतों के लिए अलग अलग या दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे अमेरिका में अमेरिका की भी नागरिकता है, यानी देश की भी नागरिकता है, और उसके साथ साथ वहां के व्यक्ति को अपने प्रांतों को भी नागरिकता प्राप्त होती है। जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में केवल इकहरी नागरिकता पाई जाती है। और इकहरी नागरिकता का सर्वोत्तम उदाहरण आप यूके कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन भारत में भी इकहरी नागरिकता पाई जाती है। भारत में भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है और एकात्मक शासन प्रणाली के गुणों को भी अपनाया गया है। भारतीय संविधान विधेताओं को जो भी अच्छी बात लगी उन्होंने विश्व के अन्य संविधानों से ग्रहण की।
तो भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, और भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान यूके से ही ग्रहण किया गया है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से भी ग्रहण किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि एकात्मक शासन में एकल या इकहरी नागरिकता पाई जाती है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एकात्मक सरकार में एक ही कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका होती है। प्रांतों या इकाइयों की कोई कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका नहीं होती है। अगली विशेषता, एकात्मक शासन में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, जबकि संघात्मक व्यवस्था में संविधान का लिखित होना अनिवार्य है। यानी संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान का लिखित होना अनिवार्य है, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में संविधान अलिखित है, जबकि फ्रांस में संविधान क्या है, लिखित है, लेकिन यह दोनों जगह एकात्मक शासन है। संविधान का होना एकात्मक सरकार को औचित्यता प्रदान करता है और शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में करके प्रादेशिक सरकारों से उसकी रक्षा भी करता है। लिखित संविधान का होना एकात्मक शासन को वैधता प्रदान करता है, लेकिन यह विशेषता अनिवार्य नहीं है कि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान लिखित हो या अलिखित हो। लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और फ्रांस का संविधान लिखित है। अगली विशेषता, एकात्मक शासन में संविधान का स्वरूप लचीला या कठोर दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी लचीला भी हो सकता है या कठोर भी हो सकता है या दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में हमने देखा कि वहां पर संविधान लिखित होना चाहिए, कठोर होना चाहिए और सर्वशक्तिमान होना चाहिए। कठोर का मतलब है कि वहां पर उस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, जबकि लचीले संविधान का मतलब है जहां पर संविधान संशोधन आसानी से किया जा सके। अगली विशेषता, इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता, समान प्रभुसत्ता वाले निकायों का अभाव, इकहरी नागरिकता, इकहरा शासन, लिखित या अलिखित, कठोर या लचीला संविधान एकात्मक सरकार की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी एकात्मक सरकार की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता, क्योंकि यहां पर न्यायपालिका को सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं और हो भी सकती हैं। न्यायपालिका सर्वशक्तिमान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उन्हें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इकहरी नागरिकता, इकहरा शासन, लिखित या अलिखित संविधान, कठोर या लचीला संविधान, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं इसकी है। एकात्मक शासन प्रणाली जिन देशों में पाई जाती है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, चाइना है, जापान, इन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था अच्छी तरह से कार्य कर रही है। तो इन देशों का नाम आपके समक्ष होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, चाइना है, जापान, इन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है। तो आइए अब हम तुलनात्मक रूप से एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर को समझते हैं। एक तरफ आपको संघात्मक सरकार की कुछ विशेषताएं दी गई हैं
और दूसरी तरफ आपको एकात्मक सरकार की विशेषताएं दी गई है, यानी तुलनात्मक रूप से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। संघात्मक सरकार, इसमें सरकारों में दो स्तरों की सरकार होती है, यानी संघात्मक शासन प्रणाली में सरकारें दो स्तरों पर पाई जाती है, केंद्र और प्रांतीय स्तर पर। उनमें शक्तियों का विभाजन पाया जाता है और उन शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा होता है। और इसका उदाहरण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। जबकि एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, केंद्र के पास सारी शक्तियां निहित होती है। उदाहरण के तौर पर यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। दूसरी विशेषता संघात्मक सरकार के अंतर्गत, संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना आवश्यक है, क्योंकि शासन में शक्तियों का बंटवारा संविधान के माध्यम से किया गया है। यानी संघात्मक सरकार में संविधान का लिखित होना अनिवार्य है, क्योंकि शासन में शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा ही किया गया है, केंद्र और राज्यों के मध्य। अमेरिका और भारत इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। जबकि एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में लिखित अलिखित संविधान है और फ्रांस में लिखित संविधान है। यानी एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान की बात करें तो फ्रांस में इसका उदाहरण है, और अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। संघात्मक सरकार बड़े देशों के लिए उपयुक्त है, जबकि एकात्मक सरकार छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। संघात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है, कठोर होता है, जबकि एकात्मक सरकार में संविधान कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। लेकिन संघात्मक सरकार में संविधान का कठोर होना उसकी अनूठी विशेषता है। अगला अंतर संघात्मक शासन व्यवस्था में, इसमें नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, एक देश की और दूसरी प्रांतों की। जैसे अमेरिका इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि एकात्मक शासन प्रणालियों में इसमें नागरिकता इकहरी नागरिकता प्राप्त होती है, केवल देश की नागरिकता मानी जाती है, जैसे इंग्लैंड। लेकिन भारत में भी इकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया गया है, इंग्लैंड से भी ग्रहण किया गया है। तो भारत में इकहरी नागरिकता है, केवल देश की नागरिकता है, जबकि अमेरिका में देश की नागरिकता के साथ साथ प्रांतों की भी नागरिकता प्राप्त की जाती है। संघात्मक सरकार के अंतर्गत दोहरी सरकारें होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर। जबकि एकात्मक सरकार में राष्ट्रीय सरकार जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है और नहीं भी बना सकती, यानी जरूरी नहीं है कि वह प्रांतीय सरकारों का गठन करे। एकात्मक सरकार वहां पर केवल केंद्रीय सरकार होती है और प्रांतीय सरकार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहां पर संविधान का लिखित होना अनिवार्य है और यहां पर संविधान का लिखित होना कोई अनिवार्य नहीं है, लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। और यहां पर केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, यानी संघात्मक सरकार में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, जबकि एकात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता है, सभी शक्तियां एक केंद्र में निहित होती है। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है। यहां पर संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां पर कठोर संविधान है, यहां पर कठोर हो सकता है और लचीला भी हो सकता है, कोई अनिवार्य नहीं है। यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है और यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहां पर द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है और यहां पर विधायिका द्विसदनीय या एक सदनीय भी हो सकती है। जैसे ब्रिटेन में विधायिका द्विसदनीय है, जबकि चाइना में विधायिका एक सदनीय है।
ब्रिटेन और चाइना दोनों ही एकात्मक सरकार के उदाहरण हैं, जबकि भारत और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये संघात्मक सरकार के उदाहरण हैं। जहां पर संघात्मक सरकार पाई जाएगी वहां पर विधायिका के 2 स्तर पाए जाएंगे, लेकिन एकात्मक सरकार में विधायिका के 2 स्तर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आप संक्षेप में की नोट के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये विशेषताएं संघात्मक सरकार की हैं और ये विशेषताएं एकात्मक सरकार की है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से वीडियो को रोक करके। तो आज की हमारी वीडियो सीरीज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से हम इस टॉपिक को और भली भांति गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।